इंक नहीं, इंक इंक। ओके एवरीवन, पहला पॉइंट मैं तो, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, ऐसे लिखिएगा, इफ टू वेक्टर्स, पहले ए पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ द सेम टाइप, if two vectors are of the same type, comma, taken in order, then resultant of these two vector, are the third side of the triangle taken in reverse order. एक मिनट इधर देखिए स्टूडेंट सब लोग। अच्छा, आपका तो कल का क्लास छूट गया है, तो आपने देखा है लेक्चर? तो देख के आइएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कल का क्लास का कंटिन्यूटी है। तो आज ही जाकर, आज जितना समझ में आता है समझिए, कल का पूरा लेक्चर देख कर आना है, तब 100% जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। तो बोलिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर और एडिशन ऑफ टू वेक्टर अलग बात या सेम बात? सेम बात है। लेकिन दो वेक्टर को ऐड कर होने के लिए क्या चाहिए? डिफरेंट काइंड या सेम काइंड? सेम टाइप का रहना चाहिए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। लेकिन और ए जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ए इसका रिजल्टेंट सिर्फ डायग्राम से निकालेंगे, मैथमेटिकल नहीं। क्योंकि कल मैं बता रहा था कि इसमें दो मेथड है, वो क्या है? डायग्राम ग्राफिकल है रिजल्टेंट निकालने का तरीका, और दो मैथमेटिकल है, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी कभी हम लोग ग्राफिकल भी काम में आ जाता है और मैथमेटिकल भी आता है, जहाँ भी जो सुविधा रहे काम करेंगे। तो मेरे पास दो वेक्टर है, और कल मैं आपको बताया था कि टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जानबूझकर एक ऑर्डर में नहीं दिया रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक अलग अलग दो वेक्टर दे दिया, और इन दोनों वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है। तो लेकिन ये नहीं बोला गया है कि ए के हेड पे बी का टेल रहेगा या बी के हेड पे किसका किस पे टेल रहेगा। इतना पता है कि टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। तो एक काम करते हैं, पहले ए के हेड पे बी का टेल रखते हैं बाय अप्लाइंग शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। किसी वेक्टर को पहले शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज। तो मानते हैं बी को ऐसे शिफ्ट किए, अब एक ऑर्डर में हो गया। देखो तो ए और बी एक ऑर्डर में ले लिए। अब आपको एक ट्रायंगल बनाना है, करेक्ट है? तो ट्रायंगल में थ्री साइड, तो ये थर्ड साइड ही रहेगा। बट इस साइड को सेम ऑर्डर मेंटेन करना है या रिवर्स ऑर्डर? टेकन इन, तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब हेड यहाँ रखें इस थर्ड साइड का, या हेड यहाँ रखें? रिवर्स ऑर्डर का मतलब ए रहेगा। तो ये जो एरो है वो किसका रिजल्टेंट बताएगा? ए और बी का। लेकिन ट्रायंगल लॉ से रिजल्ट निकालने का तरीका क्या है कि जो जिस भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, करेक्ट है, तो उसको ऑर्डर में रखना है। और ये दो वेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो ट्रायंगल बनाने के लिए थर्ड साइड बचेगा उसको रिवर्स ऑर्डर में। तो ये जो मेरा रहेगा ए एरो, ये रिजल्टेंट कहलाएगा। एंड दिस इज रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? आर ए प्लस बी। एग्री? तो यहाँ तक ना है, इसका लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, इसके मैग्नीट्यूड को मॉडुलस लिखा, और इसका हेड का डायरेक्शन क्या बताएगा? इसके डायरेक्शन को बताएगा। एग्री? अब उसमें से आप में से कुछ कह सकते हैं नहीं सर ऐसा भी तो कर सकते थे,
कि मेरे पास एक वेक्टर बी था, अब बी के हेड पे ए का टेल रख देते, करेक्ट, एग्री। तो रिजल्टेंट क्या होता, थर्ड साइड अब ए बनाते, और सेम ऑर्डर है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, और तब यहाँ पे क्या रहता, आर इक्वल टू वाट, बी प्लस ए। बट ए वैल्यू और ए वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रहेगा या सेम वैल्यू रहेगा, सेम रिजल्टेंट देगा, सेम लेंथ ऑफ एरो एंड सेम डायरेक्शन, एग्री। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग के पास फ्रीडम है कि किसी को के हेड पे किसी का टेल रख दीजिए, बस ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, करेक्ट है। दैट्स वाई यहाँ पे बोल सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू आर। इसका मतलब है कि दो वेक्टर को जो आप ऐड करते हो, तो ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, आंसर पे कोई इफेक्ट। इसी को एक लॉ का नाम दे दिया गया है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी। क्या नाम है, ए प्लस बी, जहाँ भी आप, जहाँ पे ए ऑर्डर मतलब ए सीक्वेंस जहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आप किसी को पहले रख सकते हो, लाइक ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी। तो ट्रायंगल आंसर ही हम लोग ये भी सीख लिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी। व्हाट द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी, ऑर्डर मतलब नहीं करता है, किसी को पहले ए प्लस बी या बी प्लस ए। और देखिए अगर सही से आप अगर स्केल से अगर इसको ऐसे बिल्कुल सही तरीके से इसका लेंथ और एकदम बिल्कुल पैरेलल लाइन बी के पैरेलल यहाँ पर बी अगर ड्रॉ करेंगे, तो ए इसका डायरेक्शन डैम से सेम रहेगा और लेंथ भी सेम रहेगा। यहाँ तो बहुत तरीके से नहीं हो पाता है, बट लेंथ सेम रहेगा, करेक्ट है। तो ये रिजल्टेंट और ए रिजल्टेंट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, एग्री। अब माइन्यूटली अब देखिए यहाँ पे आप रुकते हैं और कुछ ऑब्जर्व कीजिए। इसमें एक ड्रॉबैक बताइए, इस लॉ में, इस लॉ में एक ड्रॉबैक है कि सर यहाँ पे ये वाला ऐसी बंद कर दीजिए, बहुत ठंडा हो गया है। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इस मेथड से एट ए टाइम दो ही वेक्टर ऐड कर सकते हैं, तीन वेक्टर ऐड नहीं कर सकते हैं, ये पहला ड्रॉबैक हुआ। और दूसरा एक ऑब्जर्वेशन है कि दो वेक्टर को अगर एक ऑर्डर में लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर का जो पहले आप लिए हैं, ए फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे ए फर्स्ट, यहाँ पे ए, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, बस इन दोनों पॉइंट पे ही डिपेंड करता है रिजल्टेंट, बस उसको एरो से मिलाना रहता है। पहला सेकंड ऑब्जर्वेशन यह हो गया कि रिजल्ट इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बीच के पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, करेक्ट है। ये बहुत दूसरी जगह पे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे देगा। दो पॉइंट लिखिए ऑब्जर्वेशन में। From triangle of vector addition, from triangle of vector addition, at a time only two vectors can be added. From triangle of vector addition, at a time only two vectors can be added. Second point, if vectors are taken in order, then resultant only depends on initial point and final point. Then resultant only depends on initial point and final point.
देखिए स्टूडेंट, मैंने कितना वेक्टर दिखा दिया? 3, और आपको एक ऑर्डर में भी दिखा दिया। एग्री? और तब इन 3 मान लेते हैं कि आप लॉ के नाम पर सिर्फ अगर लॉ के नाम पर एक ट्रायंगल लॉ ही रहता और 3 वेक्टर देते हैं और तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना रहता, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर। मतलब मुझे क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, कैसे ऐड करते हैं? और ट्रायंगल लॉ से ही ऐड करना है। तो यस, वेरी गुड। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन कुछ था ही नहीं, तो मैं पहले क्या करता? पहले इसमें फर्स्ट मेथड ये करता कि a प्लस बी को पहले ऐड करता और वहाँ से एक R1, a प्लस बी का रिजल्टेंट R1 निकालता, और a प्लस बी जब ऐड हो गया तो एट ए टाइम 2 ऐड किए, ट्रायंगल से 2 तो ऐड कर सकते हैं, और फिर जो a मिलता उसको c के साथ ऐड कर देते। करेक्ट? तो यहाँ भी कितना वेक्टर? 2 वेक्टर। अच्छा, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कितना वेक्टर होता है? 1 वेक्टर ही होता है। एरो तो एक ही दी थी ना रिजल्टेंट का। दैट्स व्हाई कितना भी वेक्टर हो, 10 वेक्टर भी रहेगा तो उसका रिजल्टेंट ओनली 1 वेक्टर रहेगा। कितना रहेगा? हाउ मेनी वेक्टर्स? 1 वेक्टर। तो R1 प्लस सी, ये क्या रहता? R रहता। एग्री? लेकिन किसी के मन में आएगा कि सर पहले ए बी सी में से पहले हम लोग ए प्लस बी, ए और बी को पहले ऐड करें या पहले बी और सी को ऐड करें? तो ऐसा भी तो आप में से कोई कर सकता है कि नहीं सर पहले बी और सी को ऐड कर देंगे और उसका रिजल्टेंट को R2 नाम देंगे, राइट? और R2 के साथ ए को ऐड करेंगे और उसका रिजल्टेंट भी सेम मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले आप ए और बी को ऐड करते हैं तब उसके साथ सी को ऐड कीजिए, या पहले बी और सी को ऐड करते हैं तब उसके साथ ए, रिजल्टेंट शुड बी सेम। इसका मतलब ए प्लस बी अब प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, ये अलग, बिल्कुल अलग अलग बात है, वैल्यू सेम है। इसमें ब्रैकेट देने का मतलब पहले मैं किसको ऐड कर रहा हूँ? ए और बी को, फिर उसके साथ किसको ऐड कर रहे हैं? सी को। एक्स में किसको पहले ऐड कर रहे हैं और उसके बाद फिर किसको ऐड कर रहे हैं? और डिफरेंट वैल्यू मिलेगा या सेम वैल्यू? इसको मैं यहाँ से प्रूफ करूँगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वेक्टर रहेगा और एट ए टाइम 2 ही वेक्टर को ऐड करना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप उस तीनों उसमें से किसी 2 को पहले ऐड कीजिए, उसके साथ थर्ड को ऐड कीजिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी को हम लोग एक लॉ का नाम दे दिए हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। क्या नाम है? लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट इस डायग्राम से। बोलिए पहले किसको ऐड करना है? फर्स्ट इक्वेशन में देखिए तो इसमें दो अलग अलग बॉक्स है। पहले फर्स्ट बॉक्स का काम करते हैं, उसमें किसको पहले ऐड करना है? ए और बी को। तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या रहेगा? ए थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका नाम क्या देंगे? R1। इसको एक नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। करेक्ट है? ए बी ई एंड डी कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलिए पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल में काम किया? ए बी ई, और उसका रिजल्टेंट का नाम क्या दिया? R1। मेरा काम हो गया है इसका, ए प्लस बी का। अब ट्रायंगल ए ई सी में तो अब यहाँ R1 और C क्या एक ऑर्डर में है? R1 के हेड पे इसका टेल है, ऑर्डर में है। तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या रहेगा? इस ट्रायंगल को जो क्लोज करेगा, राइट, और रिवर्स ऑर्डर में। एग्री? दैट्स वाई रिजल्टेंट आपका कौन सा रहा? ए और डी रहा। और अभी जस्ट एक लाइन लिखवाया था, इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, और वेक्टर्स उसमें 2 वेक्टर नहीं था, जनरलाइज स्टेटमेंट था, कितना भी वेक्टर 3 हो 4 हो या 10 हो, इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। देखो आ गया फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड तो फाइनल रिजल्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट वेक्टर का टेल
और लास्ट वेक्टर का हेड। अब बस उसको मिला देना है, मिला देना है। और फर्स्ट वेक्टर के टेल पे, इनिशियल पॉइंट पे क्या रखना है, रिजल्टेंट का टेल, और फाइनल पॉइंट के हेड पे क्या रखना है, रिजल्टेंट का हेड रखना है। एग्री? ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये तो हम लोग फर्स्ट बॉक्स का कर लिए, सेकेंड बॉक्स का जब काम करेंगे तो मुझे यही लास्ट में मिलना चाहिए। अब देखिए सेकेंड में किसको ऐड करना है, पहले बी एन सी को। तो ट्रायंगल बी ई डी को देखिए, ट्रायंगल बी ई डी, ट्रायंगल, तो बी ई डी में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, बी और सी। एक ट्रायंगल बना देंगे, सेम ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, इसका नाम क्या देंगे, R2। करेक्ट है? तो R2 किसका रिजल्टेंट है, बी और सी का। अब बी और सी में किसको ऐड करना है, R2 में किसको ऐड करना है, ए को। अब देखिए ट्रायंगल ए मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में, ए और R2, ए और R2, इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, R रहेगा। प्रूफ हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। बट बार बार ये काम नहीं करना है, ये तो जस्ट मैं आपको प्रूफ करने के लिए कि अगर एक से तीन वेक्टर है तो इसमें से फर्स्ट कौन सा दो वेक्टर को ऐड करें, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए। अब आपका क्या रहेगा आंसर, सर किसी दो को ऐड कर देंगे और जो मिलेगा उसको साथ थर्ड को ऐड कर देंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 इन ट्रायंगल ए ई डी, R1 प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्टेंट R। ये फर्स्ट बॉक्स का काम हो गया था। फिर इन ट्रायंगल बी ई डी, बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या है, R2। एग्री? नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए प्लस R2 बिकम्स व्हाट, R। तो फाइनली जो रिजल्टेंट का एरो मिला दोनों केस में, इस केस में इस केस में, वह यही तो एरो है, दिस वन। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी या लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। और लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी कब अप्लाई करना है, जब दो से ज़्यादा वेक्टर हो। दो रहेगा तो ट्रायंगल का लॉ से काम चल जाएगा, लेकिन दो से ज़्यादा रहेगा तो किसको लेना है, यस। लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी क्या सिखाता है, अगर मोर देन टू वेक्टर है तो किस उसमें से, मतलब ऑर्डर के लिए सीक्वेंस के लिए वेट नहीं करना है, उसमें से किसी दो को ऐड कीजिए, अब बाकी जो उसका रिजल्ट मिलेगा उसके साथ थर्ड को ऐड कर दीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया से डायग्राम ड्रॉ कीजिए। हो गया स्टूडेंट? क्लास में जो भी लिखेंगे सब लिखिएगा, ये आपका कंप्लीट नोट्स रहेगा फेज का, ठीक है। बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि घर पे जाकर दोबारा फेयर करेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं पे अगर आप मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ तो इसी पेज में कहीं पे लिखते जाना है की पॉइंट। और एवरी चैप्टर के बाद कैटलिस्ट में टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे देखोगे तो एवरी चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। अभी तो आपको कुछ दिन तो चैप्टर ख़त्म होने में टाइम लगेगा, बट जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो समटाइम्स एक एक चैप्टर में दो टेस्ट हो जाता है। और टेस्ट का पैटर्न रहेगा कि सबसे वेक्टर ख़त्म कर दिए, राइट। तो एक टेस्ट रहेगा चैप्टर वाइज, लाइक मैथ का अलग टेस्ट, फिजिक्स का अलग टेस्ट, केमिस्ट्री का अलग टेस्ट, बायो का अलग टेस्ट। और एक टेस्ट रहेगा बिल्कुल डिट्टो जेई मेन के पैटर्न पे, जो PCM रहता है एक साथ,
या नीट के पैटर्न पे पीसीबी। तो इस तरीके से टेस्ट मतलब रिगरस टेस्ट होता है, क्योंकि कितना भी आपके पास नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज है और आउटपुट लाने के लिए नहीं आता है। बहुत लोगों को पेपर लिखने नहीं आता है। एग्ज़ाम में देखिए, अब ये 10th का एग्ज़ाम नहीं रहेगा कि सर 90 में 100 में सर मुझे 95 मैथ में आता है, उससे ऊपर उठ के काम करना है। मतलब इसमें आप सपोज कीजिए कि 360 का पेपर है या 300 का, 300 में आप 200 भी लाते हो, 150 भी लाते हो, मतलब यू आर डूइंग वेरी वेल। क्योंकि ये हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम का, राइट। बोर्ड में फिर वही लाना है 100 में 90, लेकिन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें इतना इस तरीके से भी अगर आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल किसी और लेवल पर चला जाएगा। ये भी स्टूडेंट गुरुकुल ग्रामर के हैं, पिछला साल भी IIT निकाले थे, इस बार भी अच्छा रैंक के लिए फिर से बैठ रहे हैं। तो इनका देखिए फर्स्ट टाइम, इस बार तो उस पिछले साल का ही है, इस साल इनका JEE मेन परसेंटाइल 99.5 के आसपास है। आपके भाई के बैच के हैं। और इन सब का इस बार जो JEE मेन हुआ है उसमें सब लोग, हाँ वहाँ पर लिखा हुआ है 99.35। तो इन लोग का मार्क्स है आउट ऑफ 300 200 के आसपास, जो बीच वाला स्टूडेंट है। ये डॉन बॉस्को के हैं और एक केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी इस बार रैंक लाए हैं। लेकिन इनका 2 साल का कंटिन्यूअस मेहनत है, 1 साल का नहीं, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस। मैंने 365 लगातार क्लास करते रहना है, रिगरस टेस्ट देते रहना है। और अभी ये लोग सब लोग IIT एडवांस के लगा हुआ है। मतलब आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड के वही कल में जो बता रहा था। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। अच्छा ये मार्कर है, मार्कर का कैप को मैंने अलग कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया। तो इन सब को क्या बोलिएगा, ये सब क्या है मार्कर का? सर पार्ट्स है। पार्ट्स को क्या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं कि सर दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द मार्कर। इन सबको मिलाकर कंप्लीट मार्कर बन गया। इन सिमिलर फैशन 2 वेक्टर है, मानते वेक्टर ए और वेक्टर बी, एग्री। इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा? आर। तो आर किसको मिलाकर बना है? ए और बी को। तो क्या ए और बी को बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट? ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। जिससे जो बनेगा उसको कंपोनेंट तो बोलेंगे। बी आर द व्हाट? कंपोनेंट ऑफ आर। लिख लीजिएगा, जिससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। तो ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ए एंड बी आर द कंपोनेंट of resultant. अब लिखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला पॉइंट, इफ n वेक्टर्स। अब यहां देखिएगा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ? ट्रायंगल लॉ में थोड़ा हम लोग बंधे हुए थे कि एट ए टाइम कितना वेक्टर ले सकते हैं, 2। अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। n वेक्टर, तो n का वैल्यू सर आपकी मर्जी। फिर n का मतलब 3 वेक्टर भी हो सकता है, 4 वेक्टर भी हो सकता है, 10 वेक्टर भी हो सकता है,
तो इफ n vectors are taken in order, taken in order, then resultant of these n vectors are n plus 1th side for closing the polygon. Taken in reverse order are the resultant of these n vectors. अब इस लाइन को थोड़ा डिकोड करेंगे, पहले बढ़िया से लिखिए डिफिनेशन। बोलिए मैंने क्या लिखा स्टूडेंट? n वेक्टर को क्या लेना है, किस में लेना है? ऑर्डर में। तो इस n वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए क्या करना है? एक और हम लोग को साइड बनाना है, और वो साइड क्या करेगा? पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए, पॉलीगॉन को ओपन करने के लिए क्लोज करना है। तो क्लोज करना है, लेकिन जब क्लोज कर लेंगे तो उसके बाद इस n प्लस 1 साइड को क्या करना है? सेम ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। और जो n प्लस 1 साइड रहेगा वही मेरे सारे n वेक्टर का रिजल्टेंट रहेगा। एग्री? फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, A1, A2, A3, A4। आप यहाँ पे कितना वेक्टर लिए हैं? 4 वेक्टर लिया, और मैंने बिल्कुल सारे वेक्टर को शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल किया, राइट? तो इन 4 वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए क्या करना है? यही 4 भी वेक्टर था, उसका रिजल्ट निकालना है। अब आपके पास वेक्टर नहीं है तो क्या करना है? एक 5वां वेक्टर रेडी करना है, n प्लस 1 साइड। तो 4 साइड तो हो गया पॉलीगॉन का, 5th साइड बनाना है खुद से। किस पर्पस के लिए? इसको क्लोज करने के लिए, राइट? और बनाने के बाद इसको क्या सेम ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर? तो ये जो मेरा रहेगा 5th साइड, वो क्या रहेगा? इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट रहेगा। सेम ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर? अब एक मिनट रुकिएगा। मैंने एक लाइन वहाँ पे लिखवाया था ट्रायंगल के बाद कंक्लूजन, कि इफ़ ए वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। उसमें ये नहीं बता कि 2 वेक्टर या 4 वेक्टर या 10 वेक्टर। इफ़ वेक्टर्स आर टेकन इन, एक चीज़ पहले ही पढ़ा दिया, एक लाइन में ये चीज़ पढ़ा दिया था। मैंने ये पढ़ा दिया था कि इफ़ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल पॉइंट एंड, इनिशियल पॉइंट पे क्या रहेगा? टेल, और फाइनल पॉइंट पे क्या रहेगा? हेड। तो लगता है ये चीज़ पढ़ा चुके, उसी को थोड़ा सिस्टमेटिक नाम दिए था, राइट? दैट्स वाई आर क्या रहेगा? आर इन 4 वेक्टर का रिजल्टेंट रहेगा। लिख लीजिए, ये मेरा था इनिशियल पॉइंट, और ये मेरा क्या था? इन चारों वेक्टर का फाइनल पॉइंट। तो आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ओके एवरीवन,
इस डायग्राम में, जो डायग्राम आपके बोर्ड पे है, रिजल्ट आर का कंपोनेंट कौन है, कौन कौन है? आर कितना वेक्टर? सर आर वन वेक्टर, एक ही है ना आर के लिए। तो बहुत सारा वेक्टर का रिजल्टेंट क्या बहुत सारा वेक्टर होता है या वन वेक्टर होता है? इस आर का कंपोनेंट हाउ मेनी? 4। तो अगर आपके उससे आज के बाद कोई पूछेगा, जनरली आप जब स्कूल वगैरह में क्लास स्टार्ट होगे तो बोला जाएगा कि किसी वेक्टर का 2 या 3 कंपोनेंट, बट यहाँ पे किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट? 4। कितना कंपोनेंट है? 4 है। अभी यहाँ से एक चीज़ और सीखिए। यहाँ पे इस डायग्राम में आर का कितना कंपोनेंट, कौन कौन? वेरी गुड। B1 B2 B3 इन तीनों का रिजल्टेंट आर। अब आर का कितना कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। अब बोलो भाई, इधर से अगर चलेंगे तो आर का कितना कंपोनेंट? अब बीच में डॉटेड मतलब और भी बहुत सारा है इसमें, राइट? तब कितना कंपोनेंट? सर इनफाइनाइट। कितना? इसका मतलब है कि इन सब का रिजल्टेंट भी आर है, इन सब का रिजल्टेंट भी आर है, और इन सब का रिजल्टेंट भी आर है। तो पॉलीगॉन से एक बहुत बड़ा चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो अभी तो इन सब से B1 B2 B3 से हम लोग क्या आर बनाए। तो अब यहाँ देखिएगा, ये बना हुआ है, इसको तोड़ भी तो सकते हैं। अगर ब्रेक करेंगे तो ब्रेक कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। वैसे ही आर को A1 A2 में भी तो ब्रेक कर सकते हैं, बोलिए यस। तब तब A1 A2 इस तरीके से अगर ब्रेक करेंगे तो बोलेंगे देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ आर। B1 B2 B3 से तो ब्रेक कर सकते हैं, तब क्या बोलेंगे? 3 कंपोनेंट। और ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं, तब क्या बोलेंगे? यस। तो आज के बाद किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है? इनफाइनाइट। ये कौन लॉ सिखाता है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, करेक्ट है। बट रिमाइंड माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, कि आपको स्कूल में बोला जाएगा किसी वेक्टर का 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट, वो सही है वो कार्टेशियन सिस्टम में। अदरवाइज कोई आपसे आज के बाद पूछता है किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ऑलवेज ऐसा ही करना है। मेरा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे जितना वेक्टर कंपोनेंट तोड़ना रहे उतना तोड़ सकते हैं। मेरा रिक्वायरमेंट 2 कंपोनेंट तोड़ना है, और सिर्फ ऐसे ही कैप को हटाना है। 2 कंपोनेंट रिक्वायरमेंट इसको तो खोलने का रहेगा, ये भी खुल सकता है, राइट? दैट्स वाई किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। सर मेरी मर्जी है 2 4 10, इसका तो किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है? इनफाइनाइट। एकदम स्टार्ट देख लिखिए, एनी वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट। ये डायग्राम बनाना है स्टूडेंट, बहुत बड़ा डायग्राम है। डायग्राम बनाइए, उसके नीचे लिखना था एनी वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि आप R के लिए A1 प्लस A2 भी लिख सकते हो, R के लिए B1, इस डायग्राम में B1 प्लस B2 प्लस B3 भी लिख सकते हैं, और R के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn भी लिख सकते हैं। दिस वन इज Cn, ठीक है। यहाँ देखना है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट।
देखो भाई, यहाँ पे केयर कीजिएगा, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। ये 2 मार्कर है, इस 2 मार्कर को एक लाइन बनाइए, राइट। ये दोनों मार्कर ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और मैंने आपको एक टास्क दिया कि इस दोनों मार्कर को लेते हुए आपको एक पेज को पेस्ट करना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सर कर पाएंगे। इसका मतलब 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को लेते हुए एक हम लोग प्लेन इमेजिन कर सकते हैं। बोलिए यस। 2 पैरेलल लाइन है, ऐसे मैंने मार्कर रखा, तब बोला इस पर मुझे पेपर पेस्ट करना है, हो सकता है, तब भी हो सकता है। बट एक मार्कर ऐसे और एक मार्कर ऐसे, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन पैरेलल भी है लेकिन टच नहीं कर रहा है, अब तब बोलेंगे दोनों मार्कर को लेते हुए कॉमन प्लेन। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के लाइन को बोलते हैं SKEW। पढ़िए, स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि ये तो बचपन से जानते होंगे, 2 पॉइंट से होकर एक लाइन गुजर सकता है। कहीं भी 2 पॉइंट करेंगे तो 2 पॉइंट से होकर एक लाइन गुजर सकता है। तो 2 लाइन को लेते हुए कॉमन प्लेन हो सकता है, बट वो लाइन किस टाइप का रहना चाहिए? इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल। इंटरसेक्टिंग एंड, बट अगर नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल हो तो क्या वहाँ से हम लोग उन दोनों को लाइन को लेते हुए क्या एक कॉमन प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर। लिखिए, नोट कर, फिर से एक पॉइंट बनाइएगा। इफ 2 लाइन्स are intersecting and parallel, if 2 lines are intersecting and parallel, then there is a common plane including 2 lines. Then there is a common plane including these 2 lines. और एक पॉइंट और, इफ 2 lines are non intersecting and non parallel, if 2 lines are non intersecting and non parallel, then these 2 lines are called यहाँ देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो उस टाइप की लाइन को क्या बोलेंगे? ये आपको मैथ में पढ़ना है क्लास 12th में, ठीक है। 3D जब पढ़िएगा तो वहाँ आएगा। देन दिस 2 लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स, SKEW, ठीक है। एंड इफ लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, and if lines are skew lines, then we cannot imagine a common plane including these 2 lines. Then we cannot imagine a common plane including these 2 lines. A common plane including these 2 lines. ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, मेरा 2 लाइन है ए और बी और व्हाइट बोर्ड में ही है। कहाँ है? तो ए और बी दोनों और इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बोलिए यस। तो इन दोनों लाइन को लेते हुए कॉमन प्लेन क्या रहेगा? सर व्हाइट बोर्ड। क्या रहेगा कॉमन प्लेन? व्हाइट बोर्ड। एग्री? और बोलो भाई, अगर ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ देखिएगा, तो ट्रायंगल का ट्रायंगल 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, 2 डायमेंशनल? ट्रायंगल का ये तीनों पॉइंट डैम श्योर ऑलवेज सेम प्लेन में ही एग्जिस्ट करता है। इतना तो पढ़कर आए होंगे, राइट। तो ए और बी का रिजल्टेंट, अगर मेरे पास 2 ही वेक्टर है तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ? ए रहेगा, ए पॉइंट को ए बोलते हैं, पॉइंट को बी बोलते हैं, पॉइंट को सी बोलते हैं। बोलिए मैं यहाँ से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? आज के बाद अगर मेरे पास 2 वेक्टर है तो वो 2 वेक्टर जिस प्लेन में रहेगा उन दोनों का रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। बोलिए हाँ या ना? मेरे पास 2 ही वेक्टर है, ये 3 या 4 वेक्टर के लिए नहीं ये बात बोल रहा हूँ। इफ़ वी हैव ओनली 2 वेक्टर
देन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मस्ट लाई इन द सेम प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड बी ऑलरेडी एग्जिस्ट। दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उसी प्लेन में होता है। किस प्लेन में होता है? जिस प्लेन में ए और बी पहले से प्रेजेंट है। वजह ये बनने से ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल का तीनों पॉइंट डिफरेंट प्लेन में होता है या सेम प्लेन में होता है? तो लिखिए और नीचे एक पॉइंट बनाइए, डायग्राम लिखिए। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, स्टूडेंट आप में से किसी को भी किसी पॉइंट पे अगर कन्फ्यूजन रहता है पढ़ाने के टाइम पे कि ये समझ में आया, विदाउट एनी हेजिटेशन आप उस मतलब मुझे अब आगे बढ़ने से पहले रुकना है। ऐसा नहीं कि हाँ समझ में नहीं आया। मैं फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा एकदम चीज़ों को तोड़ के बताऊँ, एकदम लो लेवल से चल रहे हैं, राइट। बट फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो लेट अस सपोज नहीं कि बाद में समझ लेंगे। सारा डाउट क्लास में ही क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी से अपना टेम्परामेंट और एटीट्यूड रखिए। चाहे केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं, सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, बिल्कुल मैं उस बात को बुरा नहीं मानूंगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आगे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो लिखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट लाई इन द सेम प्लेन in which these two vectors are already exist। दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन पहले से दो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां डायग्राम देखिएगा, मेरे पास एक वेक्टर है ए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक वेक्टर है बी, सबको एक ऑर्डर में ले रहे हैं, यहाँ देखना है। और एक वेक्टर है सी, लेकिन सी ऐसे है, ए और बी, अब तीन वेक्टर हो गया, और ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन में सी नहीं है, ऐसे है ए बी एंड सी। तो इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? कहाँ से लाइन मिलाएंगे? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड जो आपका अगर आपके पास तीन वेक्टर है और तीनों वेक्टर, दो वेक्टर रहेगा तो कॉमन प्लेन बना लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के कॉन्सेप्ट से। बट तीन लाइन रहेगा तो इज इट कंपलसरी कि तीनों लाइन को लेते हुए कॉमन प्लेन बन भी सकता और नहीं भी बन सकता है। अगर मेरा थर्ड वेक्टर व्हाइट बोर्ड में ही रहता देन फाइन, लेकिन अगर मेरा थर्ड वेक्टर तीनों लाइन का कॉमन प्लेन नहीं है, तब रिजल्टेंट क्या रहेगा? क्या ए और बी के प्लेन में रहेगा या समवेयर एल्स रहेगा? यस। तो मान लेते हैं कि ए बी और वेक्टर सी को ऐसे एक डॉटेड लाइन, डॉटेड का मतलब जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन में मेरा वेक्टर सी नहीं है, ऐसे है, करेक्ट है। तो रिजल्टेंट कैसा रहेगा? बोल्ड लाइन या डॉटेड लाइन? बोल्ड लाइन का मतलब व्हाइट बोर्ड में, तो ये रिजल्टेंट क्या रहेगा? ये बी, ये रिजल्टेंट रहेगा, समझे। इसका मतलब इट इज नॉट कंपलसरी कि दो से ज़्यादा वेक्टर रहेगा तो ऑलवेज उसका रिजल्टेंट सेम प्लेन में रहेगा। सेम प्लेन में हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। इसका तो यहाँ देखिएगा, इट कंपलसरी कि पॉलीगॉन ऑलवेज सेम प्लेन में रहेगा। पॉलीगॉन सेम प्लेन में हो भी सकता है, ये भी तो पॉलीगॉन हो गया, ये भी क्या है? चार साइड का पॉलीगॉन, बट क्या सेम प्लेन में है या अलग प्लेन में हो गया? अलग प्लेन में हो गया। ट्रायंगल रहेगा तो मजबूरी है कि सेम प्लेन में होगा, बट तीन से जैसे ही चार पॉइंट हो गया तो सेम प्लेन में हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। एग्री? हाँ, 3 पॉइंट अगर रहेगा तो 3 पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल आप बना सकते हैं, प्लेन में ही रहेगा। ए और बी अगर है, ए और बी को का कॉमन प्लेन व्हाइट बोर्ड था तो रिजल्टेंट को भी व्हाइट बोर्ड में ही रहना पड़ेगा। बजाय ट्रायंगल बन गया ना। और ट्रायंगल का तीनों पॉइंट डिफरेंट प्लेन में होता है या नॉन प्लेनार या को प्लेनार होता है। को प्लेनार का मतलब सेम प्लेन में, ठीक है। बट अगर 3 से ज़्यादा रहेगा तो ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जो लॉ पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने से पहले अब मुझे थोड़ा मैथमेटिक्स सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आगे अब नहीं बढ़ पाइएगा। अभी तक का जो क्लास था उसमें बिना मैथमेटिक्स से काम चल रहा था। एक ऐसा ट्रायंगल, बोले राइट एंगल, तो राइट एंगल में मान लेते हैं कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो
तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है। इसके रेस्पेक्ट में क्या है? परपेंडिकुलर। और इसके रेस्पेक्ट में हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते थे आप लोग? पाइथागोरस थ्योरम। तो सी के लिए क्या लिख सकते हैं? √a² प्लस b²। एग्री? ये डायग्राम बनाइए। बट यहाँ देखो भाई, इज इट कंपल्सरी कि आपके पास ऑलवेज ट्रायंगल राइट एंगल रहेगा? नहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आपके सामने यहाँ देखना है, एक ट्रायंगल मैंने बनाया और इसके बीच का एंगल थीटा है, और ए है ए है बी और ए है सी, और ए साइड लेंथ, दो साइड लेंथ दिया हुआ है। देयर इज अ ट्रायंगल, इसमें दो साइड लेंथ दिया हुआ है ए और बी, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी दिया हुआ है। क्या क्या गिवन है? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। ए गिवन है और सी निकालना है। तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करते थे? तो कौन सा फार्मूला? मेरा मजबूरी समझे? यहाँ तक तो बहुत लाइफ आसान था, पाइथागोरस थ्योरम। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अब हर ट्रायंगल आपका राइट एंगल रहेगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस वन, राइट? और मैं पहले ही मेंशन करते दिस इज नॉट द राइट एंगल ट्रायंगल। लिख लीजिएगा, दिस इज नॉट द राइट एंगल। और इसमें दो साइड दिया हुआ है ए और बी, और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है, और निकालना क्या है? सी निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग का पर्पस है सी निकालने का, करेक्ट? चलिए, एक पॉइंट ए से सी बी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जो आप जानते हैं उसी से डिराइव कर देंगे, करेक्ट? और इस पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट, ये पूरा का पूरा मेरा है ए, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए डी। अब बोलिए, परपेंडिकुलर डालने से दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन कौन सा? सर ए डी बी और ए डी सी, और यहां से यहां तक का इसका नाम दे रहा हूं x। यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है? x। तो ए वैल्यू db को मान लिए x, तो cd क्या रहेगा? सर a माइनस एक्स। cd क्या रहेगा? क्योंकि पूरा a था, और ad को मान लेते हैं y। इन ट्रायंगल ADC, बोले स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोले तो इस ट्रायंगल में ADC में साइन थीटा इक्वल टू बाई बाई बी, बाई बाई, तो क्या बाई इक्वल टू लिख सकते हैं बी साइन थीटा? एग्री? वैसे ही सेम ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ कर आए हैं आप लोग? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और इस ट्रायंगल में बेस का काम कौन करेगा? ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए माइनस एक्स बाई बी। देन यहां से ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, बी कॉस थीटा। एग्री? देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया है? लिखिए, मतलब ये सब आप जानते हैं उसी का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है? बोलो भाई, अब मेरा पर्पस क्या है? निकालना क्या था पर्पस? सी इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। ADB में क्या ADB राइट एंगल ट्रायंगल है? ADB राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो भाई, और ADB में हाइपोटेन्यूज कौन है? C। तो क्या C के लिए लिख सकते हैं √x² प्लस y²? ADB में ADB और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये क्या था? बाई, और ये क्या है? x। तो क्या C के लिए लिख सकते हैं √x² प्लस y², पाइथागोरस थ्योरम से? यहाँ तक आइए। तो C इक्वल टू √, बोलिए x का वैल्यू क्या है वहां देखिएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर
अब बाई क्या था, बी साइन थीटा। अब ए भी पढ़ के आए होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर को क्या ओपन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अब प्लस बोलो भाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इन दोनों टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अब बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी पढ़ के आए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बी स्क्वायर सिर्फ बोल दें, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल दें, बी स्क्वायर। कैसे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो फाइनली फार्मूला क्या बना, सी इक्वल टू इस ट्राइंगल के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया मेरी तरफ से पहला फार्मूला। एक किस के लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, हर ट्रायंगल के लिए हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन रूल। कौन सा रूल, साइन रूल या कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लिख लीजिए। डेरिवेशन समझ में आ गया है, ठीक है। ओके एवरीवन, अब यहाँ देखिएगा, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल व्हाट, ट्रायंगल ACB में अगर थीटा 90 हो रहता, क्या रहता, बोलिए कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 90 कितना, अगर थीटा 90 रहता तो फार्मूला क्या नहीं रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0, मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थीटा 90 का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो देखिए एक फार्मूला क्या राइट एंगल ट्रायंगल का रिजल्ट नहीं देगा, उसका भी देगा, और जो राइट एंगल नहीं रहेगा उसका भी रिजल्ट देगा। तो विजुअल मोर जनरलाइज, पाइथागोरस या दिस वन, ये हर ट्रायंगल के लिए वैलिड हो गया है। पाइथागोरस तो सिर्फ राइट एंगल के लिए, बट ये क्या है, जो राइट एंगल रहेगा उसका भी रिजल्ट देगा, जो नहीं रहेगा उसका भी देगा। ये लिख लीजिएगा। यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़े। बोलिए सी का वैल्यू क्या रहेगा, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला चलेगा, बोलिए दिस इज नॉट राइट एंगल, तो
तो फार्मूला क्या है, c इक्वल टू रूट ओवर बोलना है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60, राइट। a स्क्वायर का वैल्यू कितना 100, 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू 64 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 8, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ 1/2 होता है। कितना होता है, 2 और 2 आपस में कैंसिल। कैलकुलेशन कर लेंगे। हो गया। ओके एवरीवन, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का, वेरी गुड। बोलिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसा कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 हो तो क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 45 कितना होता है, 1/, साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 90 कितना होता है, 1, cos 0 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, और cos 90 कितना होता है, 0। सॉरी क्या बोले, और cos 45 होता है 1/√2। बोलो भाई tan 0 कितना होता है, 0। साइन 0/cos 0, 0/1 = 0, राइट। tan 30 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, वेरी गुड। tan 60 कितना होता है, और tan 90 कितना होता है, क्यों, मतलब 1/0, मतलब किसी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब एट 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हम लोग वैल्यू नहीं बता सकते हैं। ओके, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट मुझे चाहिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू। आप में से एनीवन जो सेवा बोर्ड से हैं, नो वन, ठीक है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल सब लोग दुनिया में पढ़ के आता है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, राइट। अच्छा, आप बोल रहे थे साइन 45 - 30, लेकिन साइन 45 - 30 से फिर कैसे होगा, मुझे पता है कि साइन 45 - 30 = 15, राइट। अब उसके बाद मुझे चाहिए साइन 120 का वैल्यू, ये कितना होता है, 60 + 60, मतलब 60 + 60 रूट, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे। अच्छा, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि इसको सर 2 sin 60 बोलते हैं और 2 × √3/2, मतलब सर कुछ गड़बड़ है, अब जानना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सेवा बोर्ड में एडवांस में जो बच्चे लेते हैं वो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, बट इसके बिना अब आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ तक बिना मैथमेटिक्स आगे बढ़ना चाह रहे थे बढ़ गए हैं पॉलीगॉन लॉ तक। पॉलीगॉन लॉ तक कभी भी मैथमेटिक्स का आपको रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, वजह ग्राफिकल था। अब देखिए, ये सब जो चीज़ अब मैं सिखाने जा रहा हूँ वो आपको मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाएगा क्लास 11th में,
बट मुझे रिक्वायरमेंट अभी हो गया है, तो मैं यहाँ पे जितना मेरा रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के लिए उतना मैं यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है। तो अब जो फार्मूला देते हैं क्यों और कैसे सर से पूछिएगा, अभी के लिए रटना है, ये फार्मूला होता है और 10-10 बार लिख कर रटना है। क्योंकि उन सब फार्मूला के हेल्प से ही इन सब एंगल को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हैं आप लोग, कुछ पढ़े हैं? तो आज का एक फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, पहला फार्मूला सही है। साइन 90 प्लस थीटा ये भी होता है कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा, एक फार्मूला दे रहे हैं। 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट सर, कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए रटना है। साइन 180 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मैं समझा भी दूंगा, पहले लिख लीजिए। देखिए ये सब अब फार्मूला चल रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, और साइन 360 और माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। इसमें से आप एक फार्मूला जानते थे, बाकी नहीं जानते थे, बाकी यू हैव टू मेमोराइज, तो आपको इसको रटना है। यहाँ देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट ए, इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 360। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 360। एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, राइट। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, 0 to 90, एग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो एंगल कहाँ से कहाँ शुरू होगा, 180, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है और यहाँ से एंगल यहाँ पे 0 मानना है, तो एंगल कहाँ रहेगा, 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट में है 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बोलिए, लिखिए, ये लिखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 ही रहेगा, जब भी रहेगा एक्यूट एंगल रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 से 270। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ट्रायंगल बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट था क्या, एक्स एंड वाई, क्या था, और ए थीटा है। साइन थीटा के लिए क्या लिखोगे, तो सर बाई बाई एक्स, बाई बाई एक्स, एग्री। अब बोलिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, क्या है रहेगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मेरा साइन का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एग्री? सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? एक्स अब बाई पॉजिटिव रहेगा। डैम श्योर है, राइट? चलिए, तो अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो वैल्यू क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू बाई बाई एक्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? इसको यहाँ से मत समझिए, अभी राइट टाइम नहीं है। जब क्वाड्रेंट समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप समझिए, अब इसी को अभी रट के रखिए। चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, एक वैल्यू लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मुझे साइन 120 का वैल्यू निकालना था। तो साइन 120 का वैल्यू निकालना है तो आपको कोशिश करना है कि इस जितना भी फार्मूला दिया है इसमें किसी में सेट करना है। तो जैसे आप लोग बोल रहे थे कि साइन 120, तो साइन 120 को सर 90 प्लस 30 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 90 प्लस 30। अब बोलिए, तो नहीं लगता कि इस फार्मूला पे सेट हो जाएगा? इस फार्मूला पे क्या हो गया? सेट हो गया। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो यहाँ पे थीटा का काम कौन करेगा? 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30। साइन 90 प्लस कॉस 30 क्या लिख सकते हैं? कॉस 30। बजाय यहाँ थीटा का काम 30 डिग्री कर रहा, अगर इसको काम इसके जैसा आ गया। और कॉस 30 का वैल्यू सबको पता है, √3/2 रहेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि एंगल अगर 90 मतलब वैसा एंगल जो स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन उसका आप वैल्यू आप 4 एंगल का ही वैल्यू जानते हैं, बट 120, तो इस फार्मूला का हेल्प लेंगे। अब आप में से कोई बोलेंगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस, तब इसमें से कौन सा फार्मूला पे सेट करेगा? 180 माइनस। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 60 को क्या लिखिएगा? साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ऐसे था। समझ में आ गया एवरीवन? अच्छा स्टूडेंट, आप साइन 150 का वैल्यू इसमें से इस फार्मूला में से दिमाग दौड़ाइए और कैसे सेट करके निकालिएगा। मुझे साइन 150 का वैल्यू चाहिए, बट उन सारे फार्मूला में से ही किसी एक का अप्लाई करना है, एक कंडीशन है। तो सर आप इसको साइन 180 माइनस 30 कर दीजिए इक्वल टू 150। और कौन सा फार्मूला पे आ गया? 180 माइनस थीटा पे ना, साइन 180 माइनस थीटा। 180 यहाँ पे लिखे हैं, तो 180 वहाँ पे कहाँ पे है? इसी 4 फार्मूला तो है, 2 में है, राइट? तो साइन 180 माइनस थीटा, तो थीटा का काम यहाँ पे कौन करेगा? 30। क्या लिखेंगे? साइन 30। क्या लिखना है? और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अब और कोई तरीका? साइन 90 प्लस 60। अब बोलो भाई, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? फर्स्ट कॉस थीटा। तो क्या इसको लिख सकते हैं? कॉस 60। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? तो एक करें या करें, डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, सेम वैल्यू मिलना है, सेम वैल्यू मिलेगा। लिख लीजिए, सही है? स्टूडेंट मुझे इसका वैल्यू चाहिए 135 डिग्री का।
कैसे करेंगे ताकि इन सारे फार्मूला में से कोई एक अप्लाई करके मुझे आंसर बताना है। तो सर साइन 90 प्लस 45 तो किस पे सेट कर गया, इस पे क्या लिखे हैं cos 45 और cos 45 का वैल्यू कितना होता है, और कोई तरीका है आपके पास, साइन 180 माइनस 45 इस फार्मूला पे आ गया, क्या लिखेंगे साइन 45 और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है सेम वैल्यू मिल रहा है, सेम वैल्यू लिखिए। सही है। इसको हटाए, हो गया एवरीवन। अब यहाँ देखिए, मुझे साइन 420 का वैल्यू चाहिए, तो सर क्या लिखेंगे, साइन बोलिए 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 360 प्लस 60 इस फार्मूला पे आ जाएगा। और साइन 360 प्लस 60 कितना होता है, साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसका मतलब एंगल 90 से बड़ा रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग इन सब का हेल्प लेकर वैल्यू बताएंगे, ठीक है। साइन 180 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, कैसे लिखिएगा, साइन 90 प्लस 90 क्या बोले, हाँ 360 प्लस 60 ठीक है, कोई बात। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है 90, तो क्या लिखोगे, और cos 90 कितना होता है 0 होता है, 1 नहीं 0। अब इसमें से जो बहुत वाइज पीपल रहेंगे वो ऐसे करेंगे, सर ये भी तो कर देंगे, 180 प्लस 0 इक्वल टू 180, थीटा का काम कौन कर रहा है 0। ये को सीखना है, एंजॉय करना है, टेंशन नहीं रहना है, खुश रहकर सीखना है। साइन 180 प्लस 0 कितना हो जाएगा साइन 0, सॉरी हाँ साइन 0, 180 प्लस थीटा और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, करेक्ट है ना। चलिए स्टूडेंट मुझे साइन 300 का वैल्यू चाहिए, फास्ट जल्दी बताइए क्या कीजिएगा सर, 360 माइनस 60 कर देंगे, कौन सा फार्मूला पे सेट होगा, क्या लिखे हैं माइनस साइन 60 माइनस √3/2 रहेगा, करेक्ट है। मुझे साइन 315 डिग्री का वैल्यू चाहिए, -45 मतलब आपके पास जो स्टैंडर्ड एंगल, यहाँ ध्यान से देखना है, ट्रिक क्या है, आप स्टैंडर्ड एंगल इतना कहीं वैल्यू जानते हो और मैं भी उतना ही जानता हूँ, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री,
इन सब का वैल्यू हम लोग रटा हुआ है, उसी को अप्लाई कर देना है, इसके हेल्प लेकर उसको उस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। साइन 100 डिग्री आपसे कोई नहीं पूछेगा, मुझसे पूछेगा तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, उसका टेबल देखना पड़ेगा फिर। लेकिन आपको जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में जो आएगा वो इस तरीके का एंगल आएगा जिसका आप बता सकते हो इस फार्मूला के हेल्प से। तो साइन 315 का वैल्यू के लिए लिखने के लिए क्या लिखेंगे, साइन बोलिए 360, मतलब आपको दिमाग दौड़ाना है कि बस इसको अप्लाई कर दें। तो 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 45, हाउ मच, -1/√2। यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए आप लोग ग्राफ तो जानते होंगे। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यह स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो ग्राफ हुआ। तो इस ग्राफ को किसका ग्राफ बोलिएगा सर, y वर्सेस x का ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, जो वर्टिकल लाइन रहता है उसको पहले पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को बाद में पढ़ते हैं। तो कोई ऐसा ग्राफ दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे, y वर्सेस x का ग्राफ है। क्या पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज, ऐसा भी एक मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एक किसका ग्राफ है, बोले y वर्सेस x, और उसके हेल्प से पता क्या चलता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा x1 है, हम लोग बचपन में 9th क्लास में ऐसे ही सिखाया गया था ग्राफ की कॉपी पे कि x1 पे y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते थे, या तो मुझे इसका फंक्शन पता रहना चाहिए, इक्वेशन नहीं पता है, ग्राफ से पता करना है। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 क्या मिलेगा, x1 है इसका कोऑर्डिनेट, और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते थे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y1। एग्री, ऐसा कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का x1 और y1। करेक्ट है ना। इसका मतलब अगर ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो ग्राफ के हेल्प से हम लोग किसी x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू को ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं कि x1 पे अगर मेरा वैल्यू x इक्वल टू x1 है, y इक्वल टू y1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, और जो वैल्यू y का मिलेगा वो क्या रहेगा, x1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या बोलेंगे, x1 के करस्पॉन्डिंग। इस टाइप के ग्राफ को क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, y वर्सेस x। किसको पहले पढ़ना चाहिए, वर्टिकल लाइन को, y को नहीं, किसको, वर्टिकल लाइन को। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज यही रहेगा। इस ग्राफ को क्या पढ़िएगा, किसका ग्राफ है, x वर्सेस t। क्या बोलेंगे, x वर्सेस t। पहले एकदम छोटा छोटा सीखेंगे, पढ़ते कैसे हैं, ग्राफ तो है ही, किसका ग्राफ है, तो क्या बोलोगे, t वर्सेस x। t वर्सेस x बोलेंगे तो t वर्टिकल लाइन पे चला जाएगा। क्या पढ़ना है, x वर्सेस t। बोले मैंने पहले किसको पढ़ा लिखा, अब वर्सेस थीटा, इसका ग्राफ मुझे आपको आज के बाद रटवाना है, समझेंगे बाद में, ठीक है। तो साइन थीटा वर्सेस थीटा, तो वर्टिकल लाइन पे कौन रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे थीटा। तो है साइन थीटा, अरे क्या है, थीटा। एक ग्राफ है थीटा, साइन थीटा वर्सेस थीटा का, करेक्ट। और यहाँ पे वैल्यू है 0 डिग्री। ये रटना है स्टूडेंट, आज मैं पहला बार आपको एक ग्राफ सिखा रहा हूँ। नो वन गोइंग टू आस्क यू कि ये ग्राफ क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब एक लोग बतानी कि साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है 0 से 360 के बीच में, करेक्ट। और यहाँ पे इसके बीचों बीच एंगल होता है 90 डिग्री, और इसके बीचों बीच एंगल क्या होता है 270 डिग्री। कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 से 90,
90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। लिखिए स्टूडेंट, मुझे एक और वैल्यू चाहिए। साइन 270 का वैल्यू मुझे चाहिए। फार्मूला में देखिए तो कहाँ पर सेट होगा? साइन 180 प्लस 90 साइन 360 माइनस। वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो साइन 180 प्लस 90 मतलब साइन 180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है बोलो भाई? हर फार्मूला को जाकर 10-10 बार लिखना है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे आ जाना चाहिए। मतलब जाकर इसको 10 बार लिखिएगा, बहुत ख़राब तरीके से इसको रटना है ताकि याद रहे आज से 2 साल तक के लिए, ठीक है? तो साइन 180 प्लस 90 क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो आगे में क्या लगा हुआ है? माइनस। और साइन 90 का वैल्यू तो 1 जानते हैं, तो यहाँ देखिएगा। तो साइन, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू क्या है? इस 270 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रहेगा? -1 निकाले ना फिर वहाँ पे। और 90 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू रहेगा? +1। तो 0 से 360 के बीच में साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? -1। इन दोनों लाइन के बीच में ही तो ग्राफ है। लाइन इन दोनों लाइन से ऊपर नीचे गया है या इन दोनों के बीच में ही है? इन दोनों के बीच में है। तो आज के बाद साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? -1। इसके बीच में ही वैल्यू रहेगा, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा और -1 से कम नहीं मिलेगा। ये लिखिए, समझ में आ गया? चलिए, तो साइन थीटा ग्राफ कौन कौन सा वैल्यू के, वर्टिकल लाइन के कौन कौन सा वैल्यू के बीच में रहना चाहिए? +1 -1, +1 एंड -1। अब यहाँ रखना है। अच्छा, आप ये भी तो जानते होंगे कि ये कौन सा एक्सिस? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस? वर्टिकल एक्सिस। अब मैंने एक ग्राफ ले लिया, ऐसा ही कोई ग्राफ। बोलिए, ग्राफ का यहाँ से ऊपर वाला पार्ट इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है? बोले हाँ। और नीचे वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे है? तो जो भी ग्राफ का पार्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रहेगा उसमें वर्टिकल एक्सिस वाला वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। बोले हाँ। अब यहाँ पे पूछूंगा बाई का वैल्यू, तो नेगेटिव बोलिएगा या पॉजिटिव बोलिएगा? यहाँ पूछेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे बाई का वैल्यू पूछेंगे तब क्या बोलिएगा? नेगेटिव। तो आज के बाद किसी भी ग्राफ का, अगर ग्राफ का पार्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रहेगा वो वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। याद रहेगा? अब बोलो भाई, इस ग्राफ में, ग्राफ का 0 से 360 में कहाँ से कहाँ तक पार्ट ग्राफ का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है और कहाँ पे नीचे है? इसका मतलब है कि 0 से 180 तक साइन का साइन पॉजिटिव रहेगा। साइन ऑफ साइन थीटा क्या रहेगा? 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्राफ बोल रहा है। एग्री? और 180 से 360 के बीच में क्या रहेगा? तो यहाँ पे साइन का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये क्या रहेगा? निगेटिव। और यहाँ भी क्या रहेगा? निगेटिव। लिखिए, देखिए, जो भी नया चीज़ मिलता है उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं पहले से क्यों नहीं जान रहा था। ऑब्वियसली आप पहले से नहीं जान रहे हो इस तरीके से। अभी आज से जानना स्टार्ट करेंगे नया बात, ठीक है? कैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं ना, हम एक ही चीज़ देख रहे हैं बट इसमें अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, 0 से 90 के बीच बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोले हाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या रहता है? 0 से 90। और 90 से 180 क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 220 और 220 360। ग्राफ देखना है, बताना है साइन थीटा का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और किसका साइन? साइन ऑफ व्हाट? साइन थीटा। बोलिए, ग्राफ देखिए और बताइए तो, मुझे हेल्प कीजिए।
First quadrant positive. पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट Positive. पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट डैम श्योर 180 से 360 में जो कोई भी साइन का कोई भी एंगल लीजिएगा, साइन का वैल्यू निगेटिव में ही आएगा। साइन का वैल्यू क्या आएगा? वो सब फार्मूला से डैम श्योर निगेटिव ही आना है। और साइन का वैल्यू 0 से 180 में जो कोई भी वैल्यू लेते हैं या तो जीरो मिलेगा। जीरो कहाँ कहाँ पे मिला है? देखिए जहाँ पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस टच करता है वहाँ पे वैल्यू वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे साइन जीरो जानते हैं आप, जीरो। साइन 180 भी अभी निकाले हैं जीरो, और साइन 360 भी क्या रहेगा? जीरो। तो 0 से 360 के बीच में कितना जगह पे जीरो? 3 जगह पे, 0, 180 एंड 360। और यहाँ 0 से 180 के बीच में कहीं भी आप वैल्यू लेंगे, साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। 180 से 360 क्या रहेगा? नेगेटिव। यस लिखिएगा। तो पहले मैं बहुत सारा वैल्यू पे काम किया, अब फिर मैंने ग्राफ बताया। ठीक है, इस ग्राफ को समझना नहीं है, पहले रटना कि ग्राफ साइन का ऐसा होता है। 0 से 180 के बीच में ऊपर रहेगा और ऐसा रहेगा, और 180 से 360 के बीच में ऐसा रहेगा लेकिन नीचे रहेगा, और साइन ए रहेगा। इस साइन को रटना नहीं है, हम लोग वैल्यू निकालते इतना फैमिलियर हो जाएंगे कि खुद ही पता रहेगा। ये कम से कम मैं 100 बार बोलूँगा ये बात। ये तो सिखा रहे हैं फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए, तो एक बार आएगा फ्रीक्वेंट आएगा, फ्रीक्वेंट आने वाला है। तो आज का क्लास इतना है। और जो भी क्लास में पढ़ाते हैं फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का भी नहीं देखे होंगे, समझ में आया है यूएफ क्या होता है? ओके। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं ही आपको गाइड करने वाला हूँ थ्रू आउट द सेशन। तो हर एक लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो घर पे जाकर दोबारा उस लेक्चर को रिवीजन करना है। लिखना नहीं है लेकिन रिवीजन जरूर करना है, मैंने आज क्या क्या पढ़ाया। ठीक है।